आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का दबाव और आलमी तनकीद के बाद पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त कदम उठाए हैं। 1996 में पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी तिजारत के लिए सबसे पसंदीदा मुल्क का रुतबा भी पाकिस्तान से वापस ले लिया है। मोदी हुकूमत ने मुल्क के हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला भी किया है, जबकि आलमी सतह पर अमेरिका, कोरिया और फ्रांस समेत कई ममालिक ने इस हमले पर पाकिस्तान को सुधर जाने की तलकीन की है, जबकि पड़ोसी मुल्क चीन की खामोशी बड़ी मानाखेज है। हालांकि यह आलमी दबाव का ही असर है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मीडिया के सामने आना पड़ा और इस हमले के कसूरवारों के लिए सख्त जांच कराने की बात कहनी पड़ी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस आलमी दबाव से पाकिस्तान का सिर्फ झुकना ही काफी है या दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है? इसी पर हम और तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम और सख्त फैसले लिए हैं। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने मुल्क के हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला भी किया है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान के तेवर सख्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया को तबाह करने का ख्वाब देखना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो हिंदुस्तान को बदहाल कर सकता है तो उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जिस तरह की साजिशें करता रहता है, वो सोचता है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन्होंने इस हमले का इर्तिकाब किया है उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने की पूरी आज़ादी दी गई है। आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं की कमर टूट गई है। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि जो उन्हें गुनाह किया है वो गुनाह उनके साथ गुनाह का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ हो रहा है। और आज हताशा, निराशा, उनकी रूह कांपी हुई है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के हुक्मरानों की। तो इसलिए आज पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है और भारत अपनी देश की सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है उठा रहा है। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आकाओं को हिंदुस्तान ने सख्त पैगाम दिया है। हिंदुस्तान का कहना है कि अपने जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगा। पुलवामा हमले की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका समेत तकरीबन हर मुल्क ने दहशतगर्दी पर पाक को खरी खोटी सुनाई है। इसी दबाव का नतीजा है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हाफिज सईद की दहशतगर्द तंजीम जमातुद दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से सुधर जाएगा और दहशत के आकाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान पर जिस तरह से एक आलमी दबाव बन रहा है, क्या वाकई में पाकिस्तान घिरता जा रहा है? लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि माजी में भी इस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्डअप किया जा चुका है। आलमी दबाव पाकिस्तान पर बना है माजी में भी, पास्ट में भी, लेकिन पाकिस्तान का रवैया माजी में हमने बदला हुआ नहीं देखा। पुलवामा हमले के बाद
जिस तरह से इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, क्या वाकई में अब पाकिस्तान सुधरेगा? जिस तरह से हिंदुस्तान ने सख्त कदम उठाया, या आलमी बिरादरी का जो दबाव है इस वक्त, इसी पर हम और बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ स्वदेश सिंह जो कि बीजेपी लीडर हैं जुड़े हुए हैं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यामीन अंसारी साहब सीनियर सहाफी हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब उमूर खारजा के माहिर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। विपुल सक्सेना साहब दिफाई उमूर के माहिर हैं, यानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पाकिस्तान के सीनियर सहाफी कामरान साकिब भी मेरे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। क्या वाकई में पुलवामा हमले के बाद सोहराब साहब पाकिस्तान आलमी सतह पर घिरता नजर आ रहा है, परेशान है, एक घबराहट है पाकिस्तान के अंदर? ये सवाल जो है अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का है और सब्जेक्टिविटी है इसमें यानी आपकी अपनी समझ हो सकती है, मेरी अपनी समझ हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिविटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, हकीकत को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है जी। ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है या आइसोलेट होते जा रहा है, लेकिन यह कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वाक़ये के बाद दहशतगर्दी पे और ख़ासकर पाकिस्तान का रोल दहशतगर्दी के हवाले से जो है उस पर एक डिबेट है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कोई कंसेंसस नहीं है। हर कंट्री अपने हिसाब से इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन इस पर एक डिबेट जरूर है, इसलिए कि ये जाहिर सी बात है हमारे लिए एक कौमी सलामती का मसला है। महज 40-42 नौजवान के जान गंवा देने का मसला नहीं है, कौमी सलामती का मसला है। बिल्कुल फितरी बात है, हमारा कंसर्न रहेगा, इससे इनकार नहीं हो सकता है। और फितरी बात है कि हम दुनिया को ये बताना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि दुनिया हमारे नैरेटिव को इन टोटो यानी जिस तरह से हम कह रहे हैं और सोच रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रही है, ये काबिले बहस होना चाहिए और इस पर सवालिया निशान है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जहाँ तक हम पाकिस्तान के रोल का एनालिसिस करते हैं, फितरी बात है पाकिस्तान से हमारी एक तरह की हॉस्टिलिटी है, एक तरह की मुखालफत है, और आज से नहीं है, शुरू से ही है। तो उसका एक अलग तराजू है, एक पर्सपेक्टिव है, और वो हमारे लिए खतरा लाहक किया हुआ है, इससे भी हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं आपसे। लेकिन हमें चाहिए कि उसके साथ साथ जो दाखिली मामलात है जो हमारे कंट्रोल में है उसको भी हम जाहिर करें और उसको एनालिसिस करें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ क्या वाकई में सिर्फ पाकिस्तान के वजह से हुआ या उसमें हमारी भी नाकामी है। ये इस पर आना जरूरी है। उसमें अगर कश्मीरी इन्वॉल्व हैं तो क्यों इन्वॉल्व हैं, इसका एनालिसिस होना चाहिए। जो हमारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो कहां तक उसमें कामयाब हुआ, वो डिबेट होना चाहिए। और जिस तरह से हम दुनिया के सामने इसको पेश कर रहे हैं, क्या वाकई में ये हकीकत पर मबनी है या हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को भी हासिल करने के लिए इस तरह से हम पेश कर रहे हैं। मेरा शक जाहिर करने का वजह यह है कि ये वारदात आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत है। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हमारा तारीखी मामला है, फितरी बात है, वो हमारे जो एनालिसिस है, जो हम उसको देख रहे हैं, वो उसमें उसका एक सेंट्रल रोल है। लेकिन हमारे जो दाखिली फेलियर हैं वो आना चाहिए। जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, जो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्मी पर्सनल जो शहीद हो गए, जिनका नाहक जान चला गया, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी बड़ी फेलियर है हमारी मिशनरी का, ये तमाम चीजें भी आनी चाहिए ताकि दुनिया को हम एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल बहुत सही पॉइंट आपने सोहराब साहब उठाए, बहुत सही पॉइंट आपने उठाए हैं। मैं इसी बात को, आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। विपुल सक्सेना जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विपुल साहब, जो बातें डॉक्टर सोहराब साहब ने कही कि कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो अंदरूनी हमारी जो दाखिली जो कमियां हैं, क्या वाकई में दहशतगर्दी को लेकर एक बड़ी वजह वो भी है, या एक चीज और है कि नेशनल हमारी जो पॉलिसी है, क्या इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदार वो भी है जिधर सोहराब साहब ने हमारी नजर दौड़ाई?
देखिए, इसमें एक बात से मैं सहमत हूँ सौरभ जी से कि बिना कश्मीरी के इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी दहशतगर्दी की घटना नहीं हो सकती। ये बात एक वैलिड है, पर असली प्रॉब्लम किधर है, कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर प्रॉब्लम का जम्मू एंड कश्मीर से कोई रिलेशन नहीं है। कश्मीर प्रॉब्लम केवल ये है कि पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो पाकिस्तान शांति से देगा या अंडर फोर्स देगा। और पाकिस्तान करता क्या है कि पीओके के लोगों को दहशतगर्दी से और फोर्स के बल पर दबा के रखता है, और कश्मीरी लोग उनको सपने दिखाता रहता है कि हम आपको जल्दी आज़ाद करा देंगे, और उसके नाम पे उनको पैसा भेजता है और उनको गुमराह करके उनकी ज़मीन और उनका ज़मीर दोनों यूज़ करता है भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। तो ये जो एक कश्मीरी आम आदमी को सपना दिखाया जा रहा है, जब तक वो सपना नहीं टूटेगा और जब तक कि हमारी फ़ौजें पीओके में नहीं एंटर करेंगी, मैं नहीं समझता कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नहीं, विपुल सक्सेना जी, एक बात जो सोहराब साहब ने कही कि अंदरूनी हमारे मुल्क में ही इस तरह के कुछ फैक्टर हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिसके चलते हम इस दहशतगर्दी पर इतनी आसानी से, या अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर इतनी आसानी से हम काबू नहीं पा सकते हैं। बार बार इस तरह की गलतियां होती हैं। अभी तक हम लोगों ने अलगाववादियों को इतना सिर पर चढ़ा के रखा था, उनको हम लोग हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पाल रहे थे, और वो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, पत्थर फेंकने वालों को पैसा देते थे, और पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में चला रहे थे। जो मैंने बोला कि पाकिस्तान इस मामले में सक्सेसफुल जरूर हुआ है कि कश्मीरी लोगों को जो उसने सपना दिखाया कि आपको हम आज़ादी दिला देंगे, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टूटना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह वो जो है लोगों को वहाँ पे एंगेज रखता है और अपना पीओके को अपने कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल। यामीन अंसारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 2-3 फैक्टर पर सोहराब साहब ने बात की और 2-3 फैक्टर जो इस पूरे इशू से जुड़े हुए हैं उस पर विपुल सक्सेना साहब ने रोशनी डाली। यामीन अंसारी साहब, अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस तरह के जब हमले होते हैं, मुल्क में एक सियासत होती है और सियासी बयानबाजियों का दौर होता है। हालांकि इस बार के हमले पर हमने देखा कि तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अब इन सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजियां भी होने लगी। ये कितनी बड़ी कमी आप देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? जी, देखिए, ये बिल्कुल हमारी कौमी सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये हालांकि जिस दिन ये हमला हुआ है उसके बाद सभी जमातों ने एक तरफा, एक साथ, एक आवाज़ में, और मतलब अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी बिल्कुल एक आवाज़ होकर इस हमले की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हम बीजेपी हुकूमत के साथ हैं। इस मामले में कोई भी जो भी फैसला हुकूमत करती है वो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह और भी दीगर जमातों ने भी इस फैसले के तायीद की थी हुकूमत की। लेकिन इसके साथ अफसोसनाक पहलू ये है कि इस पर चंद घंटे गुजरने के बाद ही एक तरीके से सियासत शुरू हो गई, और इंटरनली हमने देखते हैं दाखिली मामलात में, और ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू होता है कि जब कौमी सलामती का मसला हो, खारजा पॉलिसी का मसला हो, उसमें अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे दुश्मन को इससे ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, हमें उससे लड़ने में हमें दिक्कत महसूस होगी, और ये हमारी लड़ाई को कमज़ोर करता है। और ये बहुत अफसोसनाक है, और ऐसा हो रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो रहा। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस इशू पर अब एक तरह से सियासत भी हो रही है, जिस तरह से यामीन अंसारी साहब ने कहा? और मेरा एक सवाल यह भी है, क्या वाकई में इस तरह के हादसों को, या पुलवामा में जिस तरह से बड़ा हमला हुआ, क्या सियासी पार्टियां इस तरह के वाकयात को भी इनकैश कराती हैं, या इनकैश कराने की अब कोशिश हो रही है, जिस तरह की सियासी बयानबाजियां शुरू हुई हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए से जिन लोगों की शहादत हुई है फौजियों की, और जो ज़ख्मी हुए हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ, कॉन्डोलेंसेस भेजता हूँ आपके ज़रिए से। और ये जो हमला था पुलवामा में, ये पूरे मुल्क पे हमला था, और इसीलिए हमारे सदर राहुल गांधी साहब ने पहले ही दिन ये बात कही थी कि हम सरकार के साथ हैं, फौज के साथ हैं, जो भी फैसला सरकार ले
उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब जहां तक सियासत की बात रही, तो कल पहली बार 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला जी ने, जो इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन के कांग्रेस के हमारे, उन्होंने सारी बातें सरकार का चेहरा बेनकाब किया कि किस तरह से हम अपोजिशन पार्टी होते हुए, जबकि जब ये लोग होते थे तो किस तरह बिहेव करते थे, कैसे इनके एक्शंस होते थे। हमने पूरे एक हफ्ते की मॉर्निंग करी और हमने इन्हें याद दिलाया कि आपने एक हफ्ते में क्या किया। 14 तारीख को जिस दिन ये इतना बड़ा हमला हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में। 7 बजे तक उन्होंने शूटिंग करी, बोट राइड करी, चाय नाश्ता किया, जबकि 3:30 बजे वाकया हो गया था, यह हादसा हो गया था, इतना बड़ा हमला। अमित शाह जी ने 17 फरवरी को आसाम की रैली में कहा कि हम पॉलिटिकल रैलीज भी कर रहे थे। हमारी 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम में प्रियंका गांधी जी की लखनऊ में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, राजनीतिक बयान नहीं दिया, सियासी बयान, और कहा सिर्फ 2 मिनट का हम मौन धारण करेंगे, मॉर्निंग करेंगे और कोई सियासी आज बात नहीं करेंगे। और आपकी रैलीज चल रही थी भाजपा की जो सरकार में है, ना नेशनल मॉर्निंग करी। 17 तारीख को अमित शाह जी ने कहा आसाम में कि ये कमजोर सरकार नहीं है कांग्रेस की तरह, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? झांसी में रैली करके आए प्रधानमंत्री साहब, तो जिस दिन एयरपोर्ट पे 1 घंटा लेट पहुंचे दिल्ली में, और उन्हें वहां पहुंचना था शहीद, जहां पर उन्हें कॉन्डोलेंसेज अपनी देना थी। तो अगर इतनी सीरियसनेस है आपके लिए, ये सेंसिटिविटी है आपकी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, जब लाशें गिनी जा रही थी हमारे शहीदों की, उस वक्त प्रधानमंत्री साहब फिल्म बना रहे थे नेशनल ज्योग्राफिक की, डिस्कवरी चैनल की, सियासी बयानबाजी कर रहे थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो पार्टी इख्तिदार में है, जिसकी जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी की, उससे सवाल पूछें। नहीं, सुलेमान साहब यहीं पर बात नहीं रुक जा रही है। आप देखिए कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन हमारे मुल्क में ही सिर्फ सियासत अब इस पर शुरू हो गई है। इस पर पहले दिन से ही सुलेमान साहब सियासत हो रही है, और इस पूरे मामले को जिस तरह से आप बता रहे हैं, वाकई में उसे सीरियस नहीं लिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 26/11 हुआ तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बंबई आए और 28 नवंबर को 28/11 को सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मुंबई में, और कहा सरकार कमजोर है, और खून के छींटों के साथ इश्तिहार छपवाए गए अखबार में कि कमजोर सरकार है। ये सियासत करते थे अगले दिन जब 26/11 जैसा बड़ा हमला हुआ था। हमने तो मॉर्निंग करी 1 हफ्ते की, और सरकार से कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और आज भी खड़े हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष को, जो चुपचाप बैठा है और सरकार के साथ है और जो सही तरीकेकार है, उसे आप ये कहेंगे कि आप कमजोर थे और हम मजबूत हैं, जवाब देंगे, तो हम बताएंगे कि आप क्या कर रहे थे जिस दिन शहादत हुई हमारे जवानों की। स्वदेश सिंह जी रही इन 7 दिनों। मैं चाहता हूं कि पहले आप सुलेमान साहब का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कोई सवाल करूं आपसे। अब जवाब मांगा जा रहा है, 1 हफ्ते का हिसाब मांगा जा रहा है स्वदेश सिंह जी, कि क्या क्या किया आप लोगों ने। तो इसीलिए मैं हिसाब देना चाहता हूं, लेकिन समझ गया भाई साहब, एक ही बात को बार बार कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल देता हूं। 14 तारीख को राहुल गांधी जी के बयान की तो बात होती है, लेकिन उसी 14 तारीख को रणदीप सुरजेवाला जी ने पहले दिन ही सवाल उठा दिए थे। जब देश का मूड देखा कि देश क्या सोच रहा है, उसके बाद कांग्रेस 6 दिन जरूर शांत रही। और जहां तक साथ लेने की बात है, तो गृह मंत्री के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, वहां सभी लोगों को अपनी बात रखने की बात भी कही गई थी, वहां कोई सुझाव कांग्रेस की तरफ से आया नहीं था। अगर आप बात देखें कि लूप होल्स की, तो अगर आपको सवाल भी उठाने हैं तो आप ये पूछिए कि आपने क्या किया 6 दिन में, तो हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे पाकिस्तान पे इकोनॉमिक स्ट्राइक की है, कैसे 50 से ज्यादा देशों ने उसे कंडेम किया है, और कैसे वहां पे 100 घंटे के अंदर गाजी बाबा को इलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, जो कि इस पूरे गतिविधि का लिंचपिन था, मास्टरमाइंड था। आप सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री की टाइमिंग को लेके। देखिए आज फिर वीडियो आ गया कि राजीव गांधी भी 4:45 बजे डांस कर रहे थे वलसाड गुजरात में 14 तारीख को। तो क्या हम अपने देश में डिबेट का स्तर इस तरह से रखना चाहते हैं? आप सवालों के साथ आते हैं तो ये सवाल रखते हैं कि प्रधानमंत्री 3:10 पे जब घटना हुई, हमें नहीं पता था पहले से कि पुलवामा में ऐसा होना जा रहा है। हो सकता है कांग्रेस को पता रहा हो, जब उनको पता चला उसके बाद वो रिव्यू करते रहे, और जब इंटेंसिटी पता चली कि इतना बड़ा वाकया हो चुका है, उसके बाद वो सड़क मार्ग से दिल्ली वापस आए। 4 घंटे लगे, प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ के वापस आए, 7 बज चुके थे।
इसलिए अगर आपको सवाल भी उठाने हैं तो इस तरह के सवाल उठाइए जिसके कि जवाब बनते हो। टाइमिंग की बात करेंगे तो 3:10 पे हुआ, 4:45 पे राहुल गांधी जी डांस कर रहे थे वलसाड़ में। हम इस तरह की डिबेट करना चाहते हैं क्या? देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है। देश पे हमला हुआ है, 44 जवान देश के अलग अलग हिस्सों में थे। आपके नेता वहां कितनों के घर गए? अब इस तरह की बात होगी क्या? इसलिए हम लोग सीधे तौर पे आएंगे, हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के, इस पे बात होनी चाहिए। और इसके फैक्ट लाइए, एविडेंस लाइए, सबूत लाइए इस बात का जो आप बात कहते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आप कोई बात कह देते हैं, उसका आप सबूत लाइए। हमने तो पिक्चर दिखाई हर रोज के जरिए से कल बात हुई है कि इंडस का वाटर रोक दिया जाएगा। आज आपने देखा FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। गाजीबाबा 100 घंटे के अंदर मार दिया गया, 200% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। आपको 6 घंटे, आप बताइए 26/11 में 6 दिन के अंदर आपने क्या किया? ऑल पार्टी मीटिंग में वो खुद नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री खुद नहीं आए। 26/11 के बाद गृह मंत्री ने रिजाइन किया था। तो बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, NSC की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? 26 का, क्योंकि वो ड्रेस बदल रहे थे सर। आपके जो 26/11 के बाद ना 3 ड्रेस बदल के गए थे सोनिया गांधी जी के साथ, इसलिए रिजाइन करना पड़ा था पब्लिक प्रेशर में। हमारे जो गृह मंत्री अगले दिन ही श्रीनगर बैठे हुए थे और श्रीनगर में बैठ के ये बयान देते हैं कि कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो पैसे ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था तो हमने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इस बार 3 बार प्रधानमंत्री जी बोल चुके, आप समझ लीजिए कि होने क्या वाला है। प्रधानमंत्री जी ने बोला बातचीत का समय खत्म हो चुका है, इसको बार-बार मत आप समझ लीजिए कि होने क्या वाला है। बुरी गंभीरता से लीजिए, देश का प्रधानमंत्री है, पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री का सम्मान करना हमें सीखना पड़ेगा। मारे गए, 5,500 बार सीज फायर वायलेशन हो गया। आप कहते हैं मजबूत सरकार है, तो हमारे 488 जवान कैसे मारे गए 56 महीने में? 280 सिविलियंस कैसे मारे गए? स्वदेशी मेरे ख्याल से आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। ये भी बता देता हूं क्योंकि 12 मेरे ख्याल से बात हो गई। सलेमान साहब, मैं फिर आऊंगा आप लोग के पास, मैं आप लोग के पास फिर आऊंगा। बारामूला सोहराबुद्दीन साहब घोषित किया गया, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपसे पूछता हूं। सोहराब साहब देखिए, मेरा बिल्कुल ये इशू नहीं था या मुझे बीजेपी और कांग्रेस को लड़ाना नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया आज इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर एक तरह से दबाव बना रही है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोरिया हो, कोई भी, सब पाकिस्तान आज हिंदुस्तान के साथ खड़े और पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सोहराब साहब, अब आप मुल्क की हालत देख रहे हैं, मुल्क की सियासत देख रहे हैं कि सब पार्टियां इस तरह के हमले का क्रेडिट लेने की फिराक में लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है। मैं सुन नहीं रहा हूं। सोहराब साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। अब मैं सुन रहा हूं जी। सोहराब साहब, मैंने कहा कि देखिए, इस हमले को लेकर दुनिया में एक तरह से पूरी आवाज सुनी गई। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, उन शहीदों के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को घेरने की बात की जा रही है, एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है पाकिस्तान पर। लेकिन मुल्क में अब हमारी सियासत देखिए कि इस हमले पर भी क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, मैं इस तनाजुर में आपके इस सवाल के जवाब में 2-3 बातें कहूंगा। आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सोहराब साहब। यस, ये कहूंगा, एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पे ये एक कंसेंसस डेवलप ये हो रहा है कि टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव की जरूरत है जो एक कंसेंसस के बुनियाद पर उसको टैकल करे। ये मैं एक्सक्लूसिवली इस तनाजु में नहीं कर रहा हूं, एक जो जनरल फेजा बन रहा है, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जी। दूसरी बात यह है कि मैं चाहूंगा, एक इस देश के जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं अपील करता हूं यहां के लोगों से और हुकूमत से खासकर कि हार्ड जो फैक्ट्स है, जो कुछ हुआ है कश्मीर में, उसके ऊपर हार्ड फैक्ट्स को जमा करें और वो पाकिस्तान के पास जाने के बजाय वो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है, बैनुल-अक़वामी राय आमा एक फिजा एक हमवार करे, बैनुल-अक़वामी राय आमा बनाए और यूनाइटेड नेशंस के पास जाए ताकि कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर उस हार्ड फैक्ट्स के बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई इनिशिएटिव हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई बातचीत शुरू हो। दूसरी बात यह है कि मैं अक़लियती तबका से ताल्लुक रखता हूं और एक जिम्मेदार इस देश का शहरी होने के नाते मैं बहुत सेंसिटिव हूं, टू मच सेंसिटिव हूं कि मुझे लग रहा है कि उसी तरह से पोलराइजेशन इस देश में कराया जा रहा है जो गोदरा करके कराया गया।
और गोधरा कराया गया। गोधरा या तो इंसिडेंट था या किसी साजिश के तहत कराया गया था। यही वजह है, यही मेरी बात सुनिए, यही वजह है कि आज तक उसको तफ्तीश नहीं किया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और मान लिया गया कि मुसलमानों ने किया था और कत्ल गारत किया गया। इसी तरह से बगैर हार्ड फैक्ट्स स्वदेश जी इस तरह की आवाजें उठने लगी है, मुस्तकबिल के आने वाले इलेक्शन को देखकर इस तरह की आवाजें उठने लगी है, बनाया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये हमारे लिए अलमिया होगा। स्वदेश सिंह जी, एक बहुत बड़ी होगी, इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं, कराया जा रहा है। अब हम ये काम से देखा जा रहा है क्योंकि बार-बार इस तरह के हमले होते हैं स्वदेश सिंह जी, और स्वदेश सिंह जी बार-बार इस तरह के हमले होते हैं और बार-बार यही कहा जाता है कि सख्त कदम उठाया जाएगा। आखिर एक हफ्ता हो गया, सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मैं इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी भी जुड़ गए हैं। कामरान साकी, आपका भी बहुत इस्तेमाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आप रोज की देखिए ना क्या क्या कदम उठाए गए, आप लोग खुद कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं देश को। ठीक है, मैं स्वदेश सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, इस इशू पर और बात करूंगा। इस वक्त सीधे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, कामरान साकी, क्या वाकई में पाकिस्तान पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए एक तरह से बेनकाब हो गया इस हमले के बाद, और कहीं ना कहीं उसकी गलती भी अब सामने आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक के बाद एक कार्रवाई करनी पड़ रही है, इमरान खान को अब कदम उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, कोई खास कार्रवाई कौन सी की है जो आपके इशारों पे या आपके दबाव में की हो हुकूमत पाकिस्तान ने? हाँ, कहीं किसी के ऊपर कोई पाबंदी लगती है, चीजें हैं, वो तो रूटीन का हिस्सा है और पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत है। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमारे हक में ही नहीं है कि हम किसी के मुल्क में जाके वहाँ पे हमला करें या यहाँ से कोई नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो वहाँ पे जाएं। ताहम ये बात भी आप जो है वो नज़रअंदाज ना करें ना कि वहाँ पे जो जुल्म और सितम किया जा रहा है कश्मीरी, जिन्हें आप खुद अपना टूट अंग कहते हैं, उसका रद्द जी आपने बड़ी कोशिश की कि सऊदी वली अहद के मुंह से कहलवा दें कि वो पाकिस्तान का नाम लेके मजम्मत करें, वो नहीं हो सका। इस्लामती कौंसिल की करारदाद में आप समझते थे कि मजम्मती करारदाद के अंदर जो है जहां पुलवामा पे मजम्मत हो वहां पाकिस्तान की भी नाम लेके कामरान साकी, पाकिस्तान हुकूमत ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर रोक लगाई है, नाकाम रहे, इन पर बैन लगाया है। इस कार्रवाई को क्या समझा जाए? जमात उद दावा आप गूगल देख लीजिए, गूगल के ऊपर खबरों को सर्च कीजिए। हम पिछले कई साल से उस पर वक्फे से पाबंदियां लगाते रहे हैं और जो इंडिया है उसको समझ लीजिए एक तरह से मिन्नतें ही कर रहे हैं कि भाई कोई सबूत है तो दे दो, हम इसे बैन कर दें, हम इसे बंद कर दें। जब रद्दी के टुकड़े वहां से आएंगे तो हम कैसे किसी शख्स को जो पाकिस्तान और इंडिया के मुंबई हमले को लेकर कितने सबूत आपको दिए गए? पाकिस्तान ने उस पर क्या कदम उठाया? कर सकते हैं कामरान साहब, पाकिस्तान हमेशा सबूत की बात करती है, उसे सबूत दिए जाते हैं लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। मुंबई हमले को लेकर 26/11 को लेकर कितने सबूत हिंदुस्तान ने दिए? मैंने वही कहा कि वो सबूत आप लाइव बैठे हैं, आप दिखा दीजिए ना कौन से सबूत दिए। वो चीजें ऑन दी कैमरा आप कोई उस पे प्रोग्राम रख लीजिए, आपको अंदाजा हो। आपके मीडिया ने को दिखाया भाई साहब, अजमल के साथ बात करने वाला था, गजब बातें कर रहे हैं आप को लेकर और चीजें आपके अपने अखबारात और मीडिया ने नशर किया, दिखाया था कि अजमल के साथ पाकिस्तानी था। आपकी आवाज मुझे सही तरह से मिल नहीं पा रही। जो कामरान साहब, मुझे एक कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक के बाद जो स्वदेश सिंह ने जो बात उठाई कि अगर पाकिस्तान सबूत मांगता है तो अजमल कसाब से बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो कामरान साकी से और भी बातें होंगी। इसके अलावा क्या आलमी सतह पर वाकई में सिर्फ दबाव बनाना काफी ही नहीं, या पाकिस्तान को सिर्फ झुकना ही काफी नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत है? तो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान अब आलमी सतह पर घिरता जा रहा है और उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल सक्सेना जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि बार बार इस तरह के वाकयात होते हैं, इस तरह के हमले होते हैं और अटैक होते हैं, पाकिस्तान बार बार इस तरह की नापाक हरकतें करता है, लेकिन जितना सख्त कदम उठाया जाना चाहिए उतना सख्त कदम
हमारी सरकारें उठा नहीं पाती हैं, या इसे बड़े सिनेरियो में देखने की जरूरत है, इंटरनेशनल लेवल पर इस पूरे इशू को देखने की जरूरत है? ये बात सही है कि टेररिज्म जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। भारत के नहीं, कई देश हैं जो कि दहशतगर्दी के शिकार हो चुके हैं, शिकार हो रहे हैं लगातार। पर जहाँ तक सवाल है कश्मीर का, कश्मीर में जहाँ दहशतगर्दी है उसमें कोई इंटरनेशनल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें जो ग्रुप पाकिस्तान में बेस बनाए हुए हैं, पीओके में बैठे हुए हैं, वही लोग यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। ये एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुका है। और यहाँ तक कि जो ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं वो खुद क्लेम करते हैं। इवन पुलवामा में भी उन ग्रुप्स ने अभी क्लेम किया कि हमने करवाया है। तो उसके बाद क्या प्रूफ की ज़रूरत है? तो जहाँ तक सवाल है कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है वो एक प्योरली पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है। और मैं समझता हूँ कि उसको पॉलिटिकल लेवल पे कई बार हैंडल करने की कोशिश की गई पिछले 40-50 साल में, पर नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दिशा में मूव करना चाहता है। जहाँ तक मेरा समझना है कि पाकिस्तान चाहता है कि उसका पीओके पर कब्जा बना रहे, उस पर उनकी जो फौज की पावर से वो लोगों को दबा के रखें और उनके फौज के अंडर में उनको वहाँ इलेक्शन करा के प्राइम मिनिस्टर बैठा दें, अपना पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा दें। सक्सेना जी, क्या हिंदुस्तान के साथ, सक्सेना जी, क्या हिंदुस्तान के साथ ये दिक्कत है कि उसके पास पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के ऑप्शन बहुत कम है? एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है। सक्सेना साहब जी, क्या हमारे पास दिक्कत मैं ये है? समझता कि अब अभी और कुछ ऑप्शन बाकी रह गए। जी जी जी, से मैं समझता हूं कि चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे वो एनडीए सरकार हो, उन्होंने काफ़ी संयम से काम लिया है। और इतना संयम से काम लिया है कि मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि भारत हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चला, हमने कभी सामने से अटैक नहीं किया। पर अभी जब पुलवामा में जो दहशतगर्दी की घटना हुई है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अगर भारत कोई एक्शन नहीं लेता है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और जहां हमारे अपोजिशन पार्टी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, भारत जरूर यामीन अंसारी साहब, विपुल सक्सेना ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इस हमले के बाद पाकिस्तान एक तरह से एक्सपोज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप तस्वीर देखिए, आलमी लेवल पर ही एक तस्वीर देखिए, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस हमले से ठीक इस हमले के 1-2 दिन के बाद सऊदी अरब के जो शाह हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखा जाए? सऊदी अरब, चीन और कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जी जी बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि पुलवामा हमले के ठीक फ़ौरन बाद सऊदी प्रिंस जो वली अहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन इसी हमले से ठीक एक दिन पहले ईरान में भी एक हमला होता है जिसमें तकरीबन 50 वहाँ की जो अहम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 25 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ हलाक होते हैं। उसका इल्ज़ाम भी उन्हीं लोगों पर लगता है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दहशतगर्द हैं। तो हमारी एक कमी जिसे कह सकते हैं ये रही कि हम सऊदी वली अहद जो हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे उनके सामने ये मजबूती के साथ हम नहीं रख सके कि वो पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं। दूसरा, ईरान के साथ भी हम उस तरह से नहीं अपना एक तालमेल बना पाए कि वो हम दोनों मिलके, क्योंकि एक दिन के आगे पीछे ये हमले हुए तो एक साथ जब शिकार हुए और दोनों ही जो इसके जो काम करने वाले हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान में हैं, ये साबित है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम ये प्रेशर बनाने में नाकाम रहे। और अगर हमारे साथ ईरान अगर साथ में आएगा तो रूस भी उसमें शामिल होगा, वो भी उसका प्रेशर बनेगा, और टर्की भी हमारे साथ आएगा, वो भी उसका प्रेशर बनेगा। तो एक और मजबूत ही हमें इंटरनेशनल लेवल पर ये मिल सकती थी। तो ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कमी हम कह सकते हैं हुकूमत की रही कि वो बजाय इसके कि इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मजबूती के साथ अपने पक्ष को, अपने मौक़िफ़ को पेश करे, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आती है। यहाँ पे जो हमारी जो रैलियाँ हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त सोचना चाहिए कि हम हमारी जो पॉलिटिकल जो रैलियाँ हैं उनको नज़रअंदाज करके हमें
इस लेवल पे काम करना चाहिए कि इंटरनेशनल जो बिरादरी है, आलमी बिरादरी है, वो हमारे साथ खड़ी हो, साथ में आए। बिल्कुल डॉक्टर सोहराब साहब, क्या वाकई में जो यामीन अंसारी साहब बता रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर जिस तरह से इस बड़े इशू को हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहिए था, उस तरह से शायद हिंदुस्तान ले जाने में नाकाम रहा, क्योंकि हमारे 42 जवानों की शहादत होती है, जानी कुर्बानी एक तरह से जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम चीन को यह बताने में नाकाम रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी बड़ी नापाक हरकत की जाती है, और हमेशा यह पाकिस्तान की तरफ से होता है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान नाकाम हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर अपने इश्यूज को ले जाने में। देखिए, हिंदुस्तान की जो हिकमत अमली है, मैं उस हिकमत अमली, मैं नीयत पर नहीं, लेकिन जो हिकमत अमली है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता हूं। नीयत पे नहीं, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव है उस पर नहीं। इसको चाहिए, हिंदुस्तान के जो हमारी हुकूमत है उसको ये चाहिए कि कश्मीर के मुतालिक एक वाइट पेपर लाए और बहुत ही वाज़े तौर पे बताए कि इंटरनल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या है, कितना नेचर है, क्या उसके पैटर्न्स हैं, और वो एक दोनों को अलग अलग करके देखे। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जो एलिनिएशन है, जो एलिनिएशन है, उसके सेकुलर कॉजेज हैं। हो सकता है कि उसमें एक हिस्ट्री, एक कन्फ्लिक्ट, एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन तमाम जो कुछ भी हो रहा है उसके तमाम फैक्टर्स, तमाम बुनियाद सिर्फ पाकिस्तान पे और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं हो सकता है। इंसान के फितरत के खिलाफ है कि अगर उसके साथ अगर इनजस्टिस नहीं है तो फितरत के खिलाफ है उसके कि वो जाकर दुश्मन से हाथ मिला ले। तो हमको ये देखना चाहिए कि कश्मीर के अंदर हमारी पॉलिसी आज 70 साल से किस तरह से है, उसका नतीजा क्या हुआ है, नजरसानी की जरूरत है। कश्मीर, इंडिया जो है, मैं एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं, इजराइल की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है कि पैलेस्टाइन चाहिए, पैलेस्टीनियंस नहीं चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाला एक बहुत ही अदब के साथ मैं कह रहा हूं, गवर्नर एक स्टेट का, कश्मीरियों को बाइकाट करो, और कश्मीर के स्टूडेंट्स को परेशान किया गया, ऑस्ट्रेसाइज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से 400 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट वापस जा चुके हैं या जा रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? क्या ये हमारी पॉलिसी, इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह की जहनियत, इस तरह के सियासी फिक्र हमारे मौक़िफ़ को, हमारे स्टैंड को मजबूत कर रहा है कश्मीर पे या कमजोर कर रहा है? ये हमको नजरसानी करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एज ए फैक्टर और टेररिज्म एज ए फैक्टर डिबेट की जा सकती है, लेकिन कश्मीरी हमारे देश के शहरी हैं, उन्होंने विलिंगली हमारे साथ इल्हाक किया। हम भारत के मुसलमान विलिंगली इल्हाक किया। क्या 70 साल में कश्मीर के लोगों के साथ या भारत के दीगर अक़लियतों के साथ वही हुआ है? कामरान, ये दहशतगर्दी, कामरान, दहशतगर्द करने की जरूरत है। दहशतगर्द हिंदुस्तान के लिए तो दर्द-ए-सर है ही है, लेकिन पाकिस्तान ने जिन्हें अपने यहां पाला, वो पाकिस्तान भी उनसे एक तरह से बेजार है, पाकिस्तान भी अब उनसे परेशान है। देखिए, रोज को तोड़ने के लिए जो हमने अमेरिका की जंग के साथ जो है वो हामी भरी और उसमें शामिल हुए, उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं और उसके वजह से हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। अब आप उसे ये नहीं कह सकते कि हम किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं, हम तो खुद मुतासरीन में से शामिल हैं। ये आखिरी पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको देखना होगा अपने रवैयों को, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो उस वक्त तक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं आता जब तक उसे आप बहुत ज्यादा स्प्रिंग की तरफ दिवाते नहीं। तो रद्द अमल तो यकीनन आता है जब आप लोगों के ऊपर नते लोगों के ऊपर। सवाल यहाँ पर होता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्द आपके यहाँ फिर टहल रहे हैं, आजाद हैं बिल्कुल, उन पर आखिर सख्ती क्यों नहीं की जाती? अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है तो आप कलभूषण के लिए अगर आलमी अदालत में गए हैं तो उसके लिए क्यों नहीं जाते? जिन्हें हम रद्दी का टुकड़े कहते हैं, जो आप सबूत ना काफी देते हैं उनके बारे में, उन्हें हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम जो तकरीबन आइन पाकिस्तान और इंडिया का तकरीबन एक ही है, यहाँ पे भी 302 की फांसी जो है वो सजा है और उधर भी वही है, मिलता जुलता है। आप अपने सिस्टम में रह के देख लीजिए, क्या उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हम उसे लटका सकते हैं, उसे कैदोबंद कर सकते हैं? आपको मुझसे अच्छा पता होगा, पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के जो मदरसे चलते उनका कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने संभाल लिया है। आखिर ये कार्रवाई क्यों की? क्योंकि आपकी हुकूमत समझ रही है
ये शरपसंद लोग बताया तो हमने उन्हें बंद कर दिया, उन इदारों को गवर्नमेंट की तहवील के अंदर ले लिया जो जैश मोहम्मद के ज़रिए तमाम चल रहे थे, क्योंकि जैश मोहम्मद को हम तो पहले ही कलअदम करा देते हैं। जैश मोहम्मद को चलाता कौन है? मसूद अजहर। उनके नाम से नहीं, लेकिन कभी मसूद किसी अजहर ज़माने पर में आप रहा। नर्म है। कामरान साहब से मैं एक बात तो पहले ही कालेदम है पाकिस्तान में, हमने तो उसके काम पे पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। ये मदरसा भी जो आज जो जैश मोहम्मद के नाम से पहले किसी दौर में बना था, उसे आज गवर्नमेंट ने बाकायदा अपनी तहवील में ले लिया है, क्योंकि अब 600 बच्चा जो वहां पे ज़ेर तालीम है, अब उन्हें ये तो नहीं कर सकते कि अब उन्हें हम जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दें और उन्हें कहें कि सोसाइटी के अंदर जो है अब वो क्योंकि ना एजुकेशन कंटिन्यू कर सके और बार बार पाकिस्तान छोड़ दें, कामरान की तरबियत, पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें करता है और उसके बाद सबूत मांगता है। सबूत उसे दिए जाते हैं तो उस पर एक तरह से वो राजी नहीं होता है। कैसे हरकतें करता है? अजमल कसाब से बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता है, जिंदा सबूत था वो। अजमल कसाब से बड़ा सबूत नहीं हो सकता। लोगों पे बैलेट गन चलाएं, आपके अपने पैनलिस्ट मान रहे हैं। जब आपने हत्या लोगों पे ऊपर बैलेट गन चलाएं, उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर पीओके में क्या हो रहा है? बांधे परेड करने के लिए। कामरान पीओके में क्या हो रहा है उसकी, अब आपने अभी तक मुझे कामरान पीओके में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी दीजिए। अभी तक आपने एक चवानी का सबूत इन रिटर्न दिया है। विपुल सक्सेना जी कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी विपुल जी, मैं एक पूछना चाहता हूं कि कामरान जी ये बताइए कि पाकिस्तान सरकार जमातुल दावा जैसे मोहम्मद पे खबर बैन लगाती है, पर उनके जो लीडर्स हैं उनको खुला रखती है, ये कहां तक जायज है? देखिए, अगर कोई एक्टिविटी किसी जगह पे कोई हमें शक पड़ता है और उसे मैंने पहले भी बताया, जमातुल दावा है, जैश मोहम्मद है, FIF है, इनके ऊपर हमने 6-6 माह साल कड़ी निगरानी रखी। हमें कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, ना इंडिया ने दिया या इंडिया देना नहीं चाहता। मुमकिन है कि ये उनके अलाकार हो इंडिया के, जिन्हें वो वक्तन फक्तन जैसे इलेक्शंस के डेज हैं आपके पास, यहाँ पे आपकी जमीन से बोल रहे हो, ISPR उन्होंने कहा कि जब वीडियो का तजिया होगा उनके इतराफी बयान का, तो उससे भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। कामरान साहब, आपको दस्तावेजी सबूत भी दिए गए, आपके पास नुमाइंदे भी इस पैनल में मौजूद हैं, वो बताएं ना हुकूमत से हुकूमत क्यों नहीं राब्ता करते? कुछ शवाहिद हैं, उन वीडियोस को भी साल दफ कीजिए और पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कीजिए, हमको कार्रवाई करें। कि सिर्फ सियासी बयानात और अपनी अपोजिशन को खुश रखने की हद तक आपने रहना है और सिर्फ स्कोरिंग करनी है। अब मैं 2 दिन पहले आपके ही इंडियन एक चैनल के ऊपर लाइव था, तो उन्होंने मुझसे शर्त लगाई कि 13 दिन के अंदर हम जो है मसूद का हम जो है वो सर ले जाएंगे, वरना हमारी गवर्नमेंट को आप फला एक लफ्ज जो है वो इखलाकियात में भी नहीं आता, वो अपनी हुकूमत के लिए अदा किया उन्होंने। तो अब आप इस तरह के सिर्फ दावे ही करना चाहते हैं और आपके अंदर, आपकी फौज के अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके इदारों तहकीकाती के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो शवाहिद ठोस दे सके पाकिस्तान को। तो बयानात की हद तक रहना है तो ठीक है, फिर हमें भी नुकसान हो रहा है दहशतगर्दी का, आप भी उठा रहे हैं, लेकिन आप तो दहशतगर्दी से ज्यादा आप नुकसान उठाते रहेंगे जब तक आपका दोहरा रवैया दहशतगर्दी के खिलाफ रहेगा। आपका हमेशा से माजी भी इसी तरह का रहा है। देखिए आपका हमेशा दोहरा रवैया रहा है दहशतगर्दी के ताल्लुक से। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग खुलेआम जलसे करते हैं, खुलेआम हिंदुस्तान को धमकियां देते हैं, खुलेआम कश्मीरियों की हिमायत करते हैं, कश्मीर में अलहदगी पसंदी की हिमायत करते हैं। तो ये और क्या आपको सबूत चाहिए? आपको दस्तावेजी सबूत भी दिए गए हैं। करें उनके लिए 5 फरवरी का एक दिन भी ना मनाएं। अखलाकी मदद नहीं, आप जिहाद की बात करते हैं, आप उनको हथियार उठाने की बात करते हैं, उनके हथियारों की मदद करते हैं आप, तो ये किस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी लड़ाई है? देखिए, अब आजादी का और कश्मीरी वहां पे अक्सरियत मुसलमानों की है और वो अपना ईमान समझते हैं तहरीक आज़ादी। हाँ, आप उन्हें मिला लीजिए जैसे आपके बाकी शहरों के अंदर हैं, आप उन्हें अगर हकूक पूरे दे सकते हैं मिनोरिटीज या अक्सरियत की हैसियत में भी, तो आपने कहा कि अब पाकिस्तान खुद इस दहशतगर्दी से परेशान है, फिर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर कार्रवाई कब होगी? और आपने कार्रवाई की भी है, मैं फिर क्या, आपने कार्रवाई की है, जैश मोहम्मद के मदारिस पर कंट्रोल आज हासिल किया है। आखिर ये तो आप कामरान मानेंगे कि ग्लोबल जो प्रेशर है उसकी वजह से पाकिस्तान को एक कदम उठाना पड़ा है। देखिए, ग्लोबल प्रेशर से ज्यादा हमें मानी रखता है अपने पड़ोसियों का अमन और उनकी सलामती और चीजें, क्योंकि उनकी हम समझते हैं कि उनकी सलामती बका और चीजों में हमारी बका है।
हमें किसी के ऊपर शक होगा या आप किसी के खिलाफ ठोस शवाहिद देंगे तो पाकिस्तान क्या पागल है कि दुनिया में अलग हो जाए और इन ठोस शवाहिद की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई न करे? हम तो आज भी कहते हैं कि आप ठोस शवाहिद दीजिए। पाकिस्तान के असल में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं होता है, बार बार पाकिस्तान कहता है लेकिन सुधरता नहीं है। सौरभ साहब, भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव लड़ने का कौन सा अधिकार दिया? सौरभ साहब, आखिर ये मसला कैसे हल होगा? आखिर ये मसला कैसे हल होगा? क्या ऐसे ही हमारे जवान कुर्बानियां देते रहेंगे? नहीं, मसला हल कैसे होगा? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, इस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझने की जरूरत है। हमें इस वक्त दोनों कंट्री के बीच इत्तेफाक से, अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है और आज ही नहीं है, बहुत पहले से है। तो मैं समझता हूं कि बैकडोर चैनल हो, पब्लिक डिप्लोमेसी हो, इन तमाम चैनल्स को, डिप्लोमेसी को, जितने भी डिप्लोमेसी के मीन्स हो सकते हैं, दोनों कंट्रीज को इस्तेमाल करना चाहिए ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है और एक आइडियल अप्रोच है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने सलामती पर किसी भी तरह का समझौता भी नहीं करना चाहिए। बगैर समझौता के आर्मी में है क्या? नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन पर समझौता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए कोई भी अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो यू टेक इनिशिएटिव फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ पावर। ठीक है सौरभ साहब, स्वदेश जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, बेहतरीन एक अप्रोच होगा। टाइम कम है मेरे पास जी। केवल एक इनिशिएटिव चाहिए, मिलिट्री एक्शन, केवल एक इनिशिएटिव चाहिए, ओनली मिलिट्री एक्शन। देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत का समय खत्म हो चुका है, 46 हमारे 44 जवान शहीद हो चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो आप किस बैक चैनल की बात कर रहे हैं? हमारी पूरी डिप्लोमेटिक जो महकमा है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। इस तरह के जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाते हैं और बैक चैनल, ये समय है बैक चैनल की बात करने का। अभी अभी हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं, हफ्ता भर अभी बीता नहीं है। आप कैसे आप पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे जब आप अपने देश में ऐसे लोगों को बैठा रखे? इतनी देर से पाकिस्तान के आदमी वो मानेगा? इमरान खान को तो पता नहीं है कि वहां समस्या क्या है, वहां आर्मी चलाती है, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, और आप उस पत्रकार से पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब समाधान जनाबे वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हुकूमत के सतह पर डिस्कस होती है, उठाया कब जाएगा करने की कोशिश मत कीजिए स्वदेश जी। उठाया कब जाएगा बाहर नहीं हो सकता, एक हफ्ते से कदम उठाया गया है और आप कह रहे बैक चैनल से बात कीजिए। इस पर तो मैं ये पीएम बनाने का। टमाटर पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। चाइना की बात आप कर रहे थे, बता देता हूं, चाइना ने कंडेम किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार इस पर रेजोल्यूशन पास किया जिसमें चाइना शामिल है। 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, लेकिन हिंदुस्तान ने जो चाहा वो हुआ और अगले कुछ दिन में फिर वही होने वाला जो हिंदुस्तान चाहेगा। अगर इस तरह के लोगों को बैठा के कंफ्यूज करेंगे इस देश की जनता को, लेकिन स्वदेश जी इतना तो जरूर है कि आपस में साथ में मिलकर आना होगा और इत्तेहाद कायम करना होगा, साथ भी कार्रवाई होगी। सरकार को एक बोली में बोलना होगा, जब भी पाकिस्तान को ये दहशतगर्दों को हम लोग जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश सिंह जी, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद सोहरा साहब, यामीन अंसारी साहब, विपुल सक्सेना, कामरान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।